अन्नू कपूर के प्रणाम स्वीकार करें। आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आज्ञा चाहता हूं इस शो की शुरुआत करने की। ये शो जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज की कहानियां कुछ इस तरह होंगी। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सुनील दत्त और नरगिस की शादी के किस्से से। दूसरे नंबर पर बात अनुराधा पौडवाल की। 1973 में आई फिल्म अभिमान को डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी, अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी ने अपने करियर की यादगार फिल्मों में से एक माना। मगर प्लेबैक सिंगर अनुराधा पौडवाल के लिए फिल्म किस तरह उनके करियर की यादगार फिल्म बन गई, ये स्टोरी सुनाऊंगा आज के शो में। फिर कहानी होगी राकेश रोशन की। राकेश रोशन की फिल्मों के टाइटल के वर्ड से शुरू होते हैं, जिसे वो बहुत लकी मानते हैं। कब और कैसे बन गया ये के वर्ड उनके लिए लकी चार्म। दिल ने फिर याद किया में याद करेंगे गुजरे जमाने की स्टार खूबसूरत परी चेहरा नसीम बानो को। और लिसनर्स क्वेश्चन में आज बताऊंगा शादी के वक्त किए जाने वाले दुल्हन के 16 सिंगार कौन से होते हैं। ये मुझसे किसी ने पूछा है कि दुल्हन जो 16 सिंगार करती है ना, तो 16 सिंगार क्या होते हैं। कोशिश करूंगा डिस्क्राइब करने की। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी सिनेमा के गोल्डन पीरियड की स्टोरीज और सॉन्ग्स का सुहाना सफर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनील दत्त और नरगिस की प्रेम कहानी दरअसल एक फिल्मी प्रेम कहानी है। सुनील दत्त जब बंबई आए थे तो नरगिस एक बहुत बड़ी स्टार थी। सुनील दत्त मरीन ड्राइव पे खड़े होकर इंतजार करते थे कि कब नरगिस गाड़ी में बैठकर आएं और कब वो उनकी एक झलक पा सकें। सुनील दत्त जब रेडियो सीलोन में अनाउंसर थे तो नरगिस का इंटरव्यू करके बहुत खुश हुए थे। फिर उसके बाद उन्होंने भी फिल्मों की राह पकड़ ली। लेकिन अब भी उनके और नरगिस के बीच का फासला बहुत लंबा था। कहा जाता है कि जब सुनील दत्त 100 रुपया महीना से भी कम कमाते थे तब नरगिस की आमदनी लगभग 50,000 रुपया महीना थी। इससे भी बड़ा फासला यह था कि नरगिस के मन में अभी सुनील दत्त की कोई जगह ही नहीं थी, वहां कोई और था, राज कपूर। यह रोमांस जग जाहिर था, लेकिन अपने हसीन अंजाम तक नहीं पहुंच पाया और दोनों अलग हो गए। इधर धीरे धीरे सुनील दत्त भी इंडस्ट्री में अपने पांव जमा रहे थे। 1957 की फिल्म मदर इंडिया में उन्होंने नरगिस के बेटे का रोल किया। यह फिल्म उनकी जिंदगी में बहुत अहम मुकाम रखती है, न सिर्फ करियर में बल्कि पर्सनल लाइफ में भी। फिल्म की शूटिंग चल रही थी। 1 मार्च 1957 को सेट पर एक सीन फिल्माया जा रहा था जिसमें नरगिस के खेत में आग लग जाती है। हवा तेज थी। हवा के रुख के कारण आग कुछ ज्यादा ही फैल गई और नरगिस उस भीषण आग के अंदर घिर गई। ऐसे में सुनील दत्त आग में कूद गए और अपनी जान पर खेलकर नरगिस की जान बचा ली। यह हादसा इन दोनों को एक दूसरे के करीब ले आया। नरगिस अपने पहले इश्क के सदमे से उबर रही थी। ऐसे में उन्हें एक ऐसा आदमी मिला, इंसान मिला जो उनके लिए अपनी जान पर खेल सकता है। वक्त के साथ नजदीकियां इश्क में बदल गईं, पर इस इश्क को अभी दोनों ने लोगों के सामने जाहिर नहीं किया था। फिल्म इंडस्ट्री में सुनील दत्त के सबसे नजदीकी दोस्त थे देवानंद, और सुनील अक्सर शाम को देवानंद के घर चले जाते थे। लेकिन बहुत दिनों से इस बार वो देवानंद के घर नहीं आए थे। एक दिन शाम को अचानक फोन आया। बोले, यार बहुत दिन हुए मिले हुए। देवानंद ने कहा, तो घर आ जाओ। सुनील दत्त बोले, ठीक है, रात को ठीक 12 बजे हम तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। देव ने पूछा, ठीक 12 बजे ही क्यों? जवाब मिला, यूं ही बस हमारे दिमाग में आ गया। फिर देव ने पूछा, ये हम और हमारे कौन है, साथ में कौन आ रहा है? सुनील दत्त ने कहा, मिलकर खुद ही जान जाओगे। ठीक 12 बजे देवानंद के घर की घंटी बजी। देवानंद ने दरवाजा खोला। कल्पना भी मौजूद थी। सुनील दत्त के साथ खड़ी थी नरगिस। देवानंद हक्का बक्का रह गए। बोले, नरगिस तुम? सुनील दत्त ने कहा,
ये अब मेरी बीवी है, हमने शादी कर ली है। देवानंद हैरत में पड़ गए। देवानंद वो पहले इंसान थे जिन्हें इस शादी की खबर मिली। कुछ दिनों बाद दोनों ने इस शादी को पब्लिकली अनाउंस करने के लिए एक शानदार रिसेप्शन किया। मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन फैमिली की अनुराधा बचपन से ही म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया करती थी। संगीत में उनकी रुचि को देखते हुए उनके पिता उन्हें संगीत की तालीम भी दिलवाया करते थे, मगर नहीं चाहते थे कि अनुराधा फिल्मों के लिए गाएं, प्लेबैक सिंगर बने या इस प्रोफेशन में जाएं। मगर होता वही है जो होने को मंजूर होता है। पिता तो नहीं चाहते थे अनुराधा फिल्मों में गाए, मगर अनुराधा की शादी हो गई अरुण पौडवाल से, जो एसडी बर्मन को असिस्ट किया करते थे। शादी के समय अनुराधा संगीत प्रोग्रामों में गाया करती थी। पति अरुण पौडवाल फिल्म लाइन में जरूर थे, मगर लता और आशा जैसी सिंगर्स के सामने अनुराधा में इतना पोटेंशियल नहीं देखते थे कि उन्हें एज ए सिंगर प्रमोट करते। हाँ, डमी सिंगर के तौर पर जरूर अनुराधा से कभी कभार गवा लिया करते थे। परिस्थितियों को देखते हुए अनुराधा के मन में भी कभी ऐसी कोई इच्छा नहीं जागी। ये वो समय था जब अरुण 1973 में रिलीज होने वाली फिल्म अभिमान में एसडी बर्मन के साथ काम कर रहे थे। एसडी बर्मन को फिल्म के एक सीन के लिए लता की आवाज में एक शंकर का श्लोक रिकॉर्ड करवाना था, जिसे अमिताभ पहली बार जया भादुड़ी के इंट्रोडक्शन से पहले उनकी आवाज में सुनते हैं। मगर लता उस समय कहीं बाहर गई थी, जिसके कारण से पौडवाल ने इस श्लोक को अपनी पत्नी अनुराधा की आवाज में रिकॉर्ड कर लिया, ये सोच के कि लता जी जब वापस आएंगी तो फाइनल डब उनसे करवा लेंगे। रिकॉर्डिंग के समय जब अरुण ने अनुराधा की आवाज में श्लोक बर्मन दा को सुनाया तो उन्हें अनुराधा की आवाज इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस श्लोक को उसी आवाज में फिल्म में रखने का निर्णय ले डाला। अनुराधा पौडवाल का रिकॉर्डिंग का ये पहला अनुभव था। रिकॉर्डिंग के टाइम वो बहुत डरी हुई थीं। उन्होंने जब आशीर्वाद लेने के लिए बर्मन दा के पैर छुए तो एसडी बर्मन ने कहा, अभी तुम नई हो और घबरा रही हो, कभी खुद को किसी से कम नहीं समझना, इससे तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा। मगर जब तुम बड़ी हो जाओ, ऊंचाइयों पे पहुंच जाओ, तब हमेशा यही समझना कि तुम कुछ भी नहीं हो। दादा के ये अमृत वचन अनुराधा ने हृदय में उतार लिए और कॉन्फिडेंस के साथ श्लोक रिकॉर्ड किया। ओमकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। इसके बाद उन्हें जयदेव, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने मौका दिया और उनके करियर को दिशा मिल गई। अनुराधा अपने एक इंटरव्यू में बताती हैं कि उन्होंने करियर में सफल होने के बाद भी बर्मन दा की कही उस बात को हमेशा याद रखा और अभिमान उनके करियर की सबसे यादगार फिल्म रही। स्वागत है सुहाना सफर के इस पड़ाव में, जिसका नाम है दिल ने फिर याद किया। आज इसी कड़ी में याद करेंगे फिल्म इंडस्ट्री के शुरुआती दौर की खूबसूरत परी चेहरा, मशहूर अदाकारा, स्टार, सेलिब्रिटी, हीरोइन नसीम बानो को। 30 के दशक में जहां संभ्रांत परिवारों में फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था, ऐसे में नसीम बानो एक ऐसी हीरोइन थी जो पढ़ी लिखी थी, एजुकेटेड थी, कल्चर्ड थी और पैसे वाले समृद्ध परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। नसीम बानो का फिल्मों में आना महज एक इत्तेफाक था। एक बार स्कूल में पढ़ रही नसीम के स्कूल में छुट्टियां होने पर यहां आना हुआ बॉम्बे एक रिश्तेदार के पास। वो अपनी मदर के साथ आई थी, बेगम शमशाद के साथ। नसीम बानो ने बम्बई के फिल्म स्टूडियोज के बारे में सुन रखा था और बॉम्बे आने के बाद एक दिन वो अपने रिश्तेदार के साथ जा पहुंची फिल्म स्टूडियो, जहां मोतीलाल और सबिता देवी स्टारर फिल्म सिल्वर किंग की शूटिंग चल रही थी। इस शूटिंग को देखने के बाद नसीम बानो के दिलो दिमाग पर ऐसा असर हुआ कि उन्होंने मन बना लिया कि वो भी फिल्म इंडस्ट्री में आएंगी जरूर। अब कांटेक्ट करना शुरू हो गया, स्टूडियोज के चक्कर काटने शुरू हो गए, कहीं किसी तरह उन्हें फिल्मों में काम मिल जाए। और बला की खूबसूरत नसीम को ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ा।
जल्दी ही फिल्मों में एक्टिंग के ऑफर आने लगे, मगर नसीम बानो की मदर ने ये सभी ऑफर्स रिजेक्ट कर दिए। वो चाहती थीं कि बेटी नसीम मेडिसिन की पढ़ाई कर डॉक्टर बने, मगर फिल्मों का फितूर चढ़ चुका था और नसीम बानो भी जिद की पक्की थी। उसी समय फेमस डायरेक्टर सोहराब मोदी ने हैमलेट पर आधारित फिल्म में एक्टिंग का ऑफर दे डाला नसीम बानो को। फिल्म का टाइटल खून का खून। नसीम बानो इस सुनहरे मौके को छोड़ना नहीं चाहती थीं। मदर की कंसेंट जरूरी थी। सो बेटी नसीम ने अपनी जिद मनवाने के लिए खाना पीना छोड़ दिया। बहुत दिनों तक घर में रोना धोना चलता रहा और आखिर अम्मा जी को रजामंदी देनी पड़ी। फिल्म बनी और जब रिलीज हुई तो नसीम बानो रातों रात स्टार बन गई। हालांकि स्कूल की छुट्टियां खत्म होने पर वो अपनी पढ़ाई खत्म करने के लिए वापस दिल्ली आईं, मगर उन्हें किसी कॉलेज में दाखिला नहीं मिला। नसीम बानो वापस बॉम्बे आ गईं और फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। अपनी पहली फिल्म के बाद नसीम बानो ने प्रेसिडेंट, डिवोर्स, खान बहादुर, मीठा जहर और बसंती जैसी कई फिल्मों में काम किया। ये फिल्में करने के बाद नसीम बानो को उनके करियर का एक यादगार रोल मिला। फिल्म थी मिनर्वा मूवी टोन की पुकार। इस फिल्म में नसीम ने नूरजहां का रोल किया और जहांगीर का रोल किया चंद्रमोहन ने। मुगल काल की इस फिल्म में लवर्स के रोल में दोनों की जोड़ी खूब जची। फिल्म में नसीम बानो पर पिक्चराइज गाने खुद नसीम बानो ने गाए। इसके लिए नसीम बानो ने 2 साल म्यूजिक भी सीखा। फिल्म में नौशाद के म्यूजिक से सजा उनका गाया एक गीत आज भी सुना जाता है, माना जाता है। जिंदगी का साज भी क्या साज है। मिनर्वा मूवी टोन की उनकी एक और फिल्म आई, शीश महल। इस बार फिल्म में उनके साथ सोहराब मोदी भी थे। मिनर्वा मूवी टोन के साथ फिल्में करने के बाद अब बारी थी फिल्मिस्तान के साथ काम करने की। इस बैनर की उनकी पहली फिल्म थी चल चल रे नौजवान, जिसमें उनके हीरो थे अशोक कुमार। ये फिल्म भी बहुत कामयाब रही। फिल्मिस्तान के लिए नसीम की दूसरी हिट फिल्म रही शबिस्तान। इसी बीच नसीम बानो ने मियां एहसान सुलेमान कुद्दूसी से शादी कर ली। एहसान साहब का परिवार लुटियन की दिल्ली को बनाने में एक विशेष भूमिका रखता है, विशेष योगदान रहा है इस फैमिली का। बहुत बड़े इंजीनियर थे, आर्किटेक्ट, इंजीनियर। दिल्ली की बहुत सारी इमारतें उन्होंने बनवाई हैं। तो इस तरह की फैमिली में नसीम बानो की शादी हुई। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ने मिलकर ताजमहल पिक्चर्स का बैनर एस्टैब्लिश किया और उसमें बनाई उजाला, मुलाकात, बेगम, चांदनी रात और अजीब लड़की। ये सारी फिल्म्स प्रोड्यूस की उन्होंने। नसीम बानो ने और कुछ समय तक फिल्में की, बागी, फर्ज और मोहब्बत, सिंदबाद, और उसके बाद रिटायरमेंट ले लिया और 85 साल की उम्र में सन 2002 में वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। राकेश रोशन के लिए के वर्ड बहुत लकी रहता है, जिसके चलते उनकी फिल्मों के टाइटल के वर्ड से शुरू होते हैं, मगर पहले वो ऐसा नहीं मानते थे। इसीलिए जब उन्होंने प्रोड्यूसर के तौर पर अपनी पहली फिल्म बनाई थी तो उसका टाइटल रखा था आपके दीवाने। फिर कब और किसने दिलाया राकेश रोशन को इस बात का यकीन? सुनिए, बात उस समय की है जब राकेश रोशन जाग उठा इंसान बना रहे थे। इसी दौरान उनके पास एक लेटर आया। लेटर पढ़ा तो मालूम हुआ कि ये उनके एक फैन की तरफ से है, जो उसने एक फिल्म मैगजीन में उनकी फिल्म का एडवर्टाइजमेंट देखकर लिखा था। लेटर में लिखा था कि आपको फिल्म का टाइटल ऐसा रखना चाहिए जो के वर्ड से शुरू होता हो, क्योंकि इससे पहले आपने जो भी फिल्म के वर्ड से शुरू होने वाली की है वो सफल रही है। एग्जाम्पल के तौर पर खेल खेल में, खानदान, खट्टा मीठा, खूबसूरत, कामचोर, सभी फिल्में खूब चलीं। इसलिए इस फिल्म का नाम भी के से शुरू होना चाहिए। राकेश रोशन ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिल्म जाग उठा इंसान के टाइटल के साथ ही रिलीज कर दी। फिल्म हो गई फ्लॉप, मगर राकेश रोशन ने समझा ये एक इत्तेफाक है। इसके बाद उन्होंने अपने ससुर जे ओम प्रकाश के डायरेक्शन में जब अगली फिल्म शुरू की तो उसका टाइटल रखा भगवान दादा। फिल्म में रजनीकांत और श्रीदेवी थे। फिल्म रिलीज हुई और बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। एक के बाद एक 2 फिल्में फ्लॉप होने से
राकेश रोशन हिल गए। 2 फिल्मों के ना चलने के बाद भी राकेश का हौसला टूटा नहीं, लेकिन उन्हें मालूम था कि एक सफल फिल्म बनाकर वो इस नुकसान से उबर सकते हैं। राकेश ने आखिरी बार हिम्मत करके अगली फिल्म लॉन्च कर दी। साइन किया जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, भानुप्रिया और अमृता सिंह को। इस फिल्म को बनाने में राकेश को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जब फिल्म का टाइटल रखने की बारी आई तो इस बार राकेश को अपने फैन के वर्ड वाली बात याद आ गई। इस बार उन्होंने कोई रिस्क ना लेते हुए फिल्म का टाइटल के से ही रखा, खुदगर्ज। फिल्म रिलीज हुई और हो गई सुपर डुपर हिट। एक बार फिर राकेश को उनके उस फैन का लेटर मिला जिसमें लिखा था, इस बार आपने मेरी बात पर यकीन किया, फिल्म का टाइटल के से शुरू होने वाला रखा, रिजल्ट आपके सामने है। तब राकेश ने सोच लिया कि उन्हें फिल्म का कोई ना कोई टाइटल तो रखना ही है, तो फिर वो के वर्ड से शुरू हो तो क्या बुराई है। और तब से लेकर उन्होंने अपनी फिल्मों के नाम के वर्ड से शुरू होने वाले ही रखे। आगे आने वाली उनकी 2 फिल्में किंग, अंकल और कोयला को अगर एक्सेप्शन माने तो बाकी सभी फिल्में सफल रही और के वर्ड राकेश रोशन के लिए लकी वर्ड रहा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले मैंने एक धुन सुनाई थी, वेस्टर्न है, हमारे यहाँ की नहीं है। मेरे मेहरबान दोस्तों, ये ट्यून थी रिटर्न टू द अलामो, सन 1977 की रॉक एल्बम टेस्टी से, जिसमें कुल 11 कंपोजिशन थी। इस एल्बम को रिलीज किया था शैडोज ग्रुप ने। इस ग्रुप को ब्रिटिश इंस्ट्रूमेंटल रॉक बैंड और क्लिफ रिचर्ड्स के बैकिंग बैंड ने मिलकर बनाया था। इस धुन को कंपोज किया था इस ग्रुप के कोर मेंबर्स हैंक मार्विन, ब्रूस वेल्च और ब्रायन बेनेट ने। इस ग्रुप ने 1950 से 2000 के बीच 69 कंपोजिशंस तैयार की थी। बहुत ऑब्वियस है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप अपने SMS के जरिए हमें बताएं कि इस धुन पर कौन सा हिंदी गाना मारा गया है। आपके SMS का, आपके रिस्पॉन्स का वेट रहेगा। लिखिए बिग स्पेस देन आंसर और भेज दीजिए हमारे नंबर पर जो है 55454 55454। वेलकम बैक टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। गाजियाबाद की शिप्रा जी ने पूछा है, अन्नू जी ये दुल्हन के 16 श्रृंगार कौन से होते हैं, डिस्क्राइब कीजिए। अरे वाह, कोशिश करता हूँ। 16 श्रृंगार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओह माय गुडनेस। जहां तक दुल्हन के 16 श्रृंगार का सवाल है तो सबसे पहले श्रृंगार की शुरुआत होती है साड़ी या लहंगे के रूप में दुल्हन की पोशाक से। बाकी का श्रृंगार उस ड्रेस के हिसाब से ही होता है। नंबर 2 पर आता है हेयर स्टाइल, केश, जो दुल्हन के वेडिंग अटायर के हिसाब से किया जाता है और उसे गजरे से सजाया जाता है। सो पहली ड्रेस, दूसरा हेयर स्टाइल, जो पुराने जमाने में केश बोला करते थे। तीसरे नंबर पर आता है हार, जिसे मंगलसूत्र कहा जाता है, जो कि सोने का बना होता है, सुहागन की निशानी माना जाता है। चौथा श्रृंगार होता है चूड़ियां, सोने की हो सकती हैं, कांच की हो सकती हैं, लाख की बनी हो सकती हैं। कड़ा जो होता है वो भी लाख का होता है। पांचवा श्रृंगार होता है मेहंदी, हिना के पत्तों से बनी मेहंदी दुल्हन के हाथों और पैरों में लगाई जाती है। छठवां होता है कमरबंद, जो दुल्हन अपने आउटफिट के साथ पहनती है। ये सोने का बना होता है और इसमें हीरे या प्रेशस स्टोन भी जड़े होते हैं। सातवां श्रृंगार होता है पायल और बिछुए, चांदी के बने होते हैं। पायल एंकल में और बिछुए पैरों के दूसरे टो में पहने जाते हैं। आठवां श्रृंगार होता है बाजूबंद, ये भी सोने का होता है और इसमें भी हीरे और बहुमूल्य पत्थर जड़वा सकते हैं। नवा श्रृंगार होता है आरसी, ये एक तरह की रिंग होती है जिसे दुल्हन हाथ के अंगूठे में पहनती है। ट्रेडिशनली इसमें कांच लगे रहते हैं जिससे शादी के दौरान दुल्हन अपने होने वाले दूल्हे की झलक इसमें देख सके। 10वां श्रृंगार होता है मांग टीका, जो मांग में पहना जाता है और सोने का बना होता है, मंगल टीका एक जिसको बोलते हैं। 11वां श्रृंगार होता है सिंदूर, जिसे शादी के दौरान दूल्हे द्वारा मांग में भरा जाता है। 12वां श्रृंगार होता है बिंदी, जो माथे पर लगाई जाती है और सुहागन की निशानी मानी जाती है। 13वां श्रृंगार होता है काजल, जो आंखों में लगाया जाता है। 14वां श्रृंगार होता है कर्णफूल यानी इयरिंग, जिसे कान में पहना जाता है। 15वां श्रृंगार होता है नथ, जो नाक में पहनी जाती है। और आखिरी यानी 16वां श्रृंगार होता है इत्र,
परफ्यूम, खुशबू जो दुल्हन के तैयार होने के बाद सबसे आखिर में लगाया जाता है ताकि लंबे समय तक चलने वाली शादी की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में भी वो फ्रेश फील करती रहे। ओह शिप्रा जी, तो ये थे कुल 16 श्रृंगार जो दुल्हन शादी के दिन करती है। मैं उम्मीद करता हूं शिप्रा जी आप हमारी कोशिश से, हमारे उत्तर से संतुष्ट होंगी। आज ये 16 श्रृंगार ने मेरी जान निकाल ली है फिर भी कोशिश करता हूं कि आपके प्रश्नों का जवाब दे सकूं। इसके लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत अनुसंधान करना पड़ता है, बहुत स्टडी करनी पड़ती है। अकेला कोई एक आदमी नहीं करता, पूरी टीम का एफर्ट होता है जिसकी वजह से हम आपके सवालों का जवाब दे पाते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। हमेशा की तरह वादा करता हूँ हाजिर हो जाता हूँ। जब तक सांस रहेगी तब तक आपका मनोरंजन करने के लिए हाजिर होता रहूँगा, वो प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। धन्यवाद, आभारी हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।